म्यूचुअल फंड्स सही है, ये बात तो हम सबको पता है। और हम अगर किसी से पूछेंगे, अपने रिश्तेदार से, या फिर स्टॉक मार्केट का कोई यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, तो मोस्ट ऑफ द वीडियोस में आपको ये एक बात ज़रूर मिलेगा कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए एंड कौन सा म्यूचुअल फंड नहीं लेना चाहिए। तो इस बारे में तो बहुत सारे वीडियोस है, यहाँ तक कि मेरे ही चैनल पे आपको दिखेगा कि आपको म्यूचुअल फंड्स कैसे सिलेक्ट करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा अभी तक तो यहाँ आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड कब सिलेक्ट करना है ये तो हम सबको पता है, लेकिन एक म्यूचुअल फंड से एग्ज़िट कब करना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड हमेशा तो आपको सेम रिटर्न देगा नहीं, वो कभी तो उसका रिटर्न गिरेगा। तो ऐसे कौन से डेंजरस साइंस है जो देख के आप समझ सकते हैं कि अब आपको इस म्यूचुअल फंड से स्विच करके आपको कोई एक दूसरा म्यूचुअल फंड ढूंढना चाहिए, जो म्यूचुअल फंड आपके पैसों पे आपको एक बढ़िया रिटर्न देगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। म्यूचुअल फंड को कब खरीदना चाहिए ये तो आपको यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन एक म्यूचुअल फंड को कब एग्ज़िट करना चाहिए ये वीडियो आज हम अपने इस चैनल पर डाल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम टोटल मैं आप लोगों को ऐसे 3 पॉइंट्स शेयर करूंगा, जिसे अगर आपने कोई भी म्यूचुअल फंड्स में देख लिया, आपने इस 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे उस म्यूचुअल फंड को, आपका एग्जिस्टिंग पैसा जिसमें लगा हुआ है, तो आप थोड़े कॉन्शियस हो सकते हैं। अगर इस 3 में से कोई एक भी पॉइंट आपके म्यूचुअल फंड में है तो आप थोड़ा कॉन्शियस हो सकते हैं कि नहीं, इस म्यूचुअल फंड में अभी शायद इसका रिटर्न घटने वाला है, या फिर मुझे अपना SIP यहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए, या फिर मुझे अपना फंड स्विच कर लेना चाहिए। तो जानते हैं कौन से वो पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि फंड मैनेजर। अब हम सबको ये पता है कि एक जो म्यूचुअल फंड है वो हमेशा प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि पर्सन ओरिएंटेड। लेकिन ये बात भी सच है कि एक आदमी जो सालों से किसी फंड को मैनेज करता आ रहा है, अगर वो आदमी उस फंड को छोड़ के चला जाएगा तो शायद ही कोई और आदमी आके उस फंड को उस लेवल पे, उस मुकाम पे, उस परसेंटेज का रिटर्न आपको ला के दे पाएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते SBI का ब्लू चिप फंड है, उसका जो एनुअल CAGR है वो मान लेते हैं 17%, जस्ट एन एजम्पशन 17%। तो इस फंड को चलाने वाला XYZ पर्सन है जो 10 साल तक इस फंड को चलाने के बाद अब रिटायर हो चुके हैं। तो अब एक नया बंदा आता है जिसे बस फंड चलाने का 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो क्या आपको लगता है वो सेम बंदा इस 17% के रेशियो को मेंटेन कर पाएगा? ऑब्वियसली नॉट। उससे हो सकता है वो 17% का रेशियो भी मेंटेन कर ले, या फिर वो 17 की जगह 21 या फिर 22% का भी आपको दे दे, लेकिन चांसेस आर वेरी लो कि वो सेम बंदा सेम रिटर्न एग्जिस्ट करवा पाएगा। तो सबसे पहला जो रेड फ्लैग है वो है फंड मैनेजर। अगर आपने जिस फंड में अपना पैसा लगाया है उस फंड का फंड मैनेजर चेंज हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा कि क्या फंड का मंथली जो रिटर्न आता था या फिर ईयरली जो रिटर्न आता था वो क्या थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट हो रहा है, या फिर आपको कोई साइन मिल रहा है। क्योंकि फंड मैनेजर चेंज होना एक फ़ंड के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। दूसरा होता है होल्डिंग्स। जब भी आप कोई फ़ंड लेते हो या फिर उससे पहले, फंड लेने से पहले आपको हमेशा फ़ंड का होल्डिंग्स चेक करना चाहिए। आपको देखना पड़ेगा कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। मान लेते हैं आप बहुत ही लो रिस्क में खेलना चाहते हो, इसीलिए आपने कोई भी एक ब्लू चिप फंड चूज़ किया। अब वो ब्लू चिप फंड में आप देख रहे हो आपको हर साल 17 से 18% का रिटर्न मिल रहा है, तो आप तो बहुत खुश हो रहे हो कि मुझे 17 से 18% का रिटर्न मिल रहा है, ब्लू चिप फंड है, मुझे रिस्क नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ब्लू चिप फंड में लगाया। लेकिन जब आप उसके होल्डिंग्स देखते हो तो आपको पता चलता है कि इसका 55% का जो पैसा है वो तो ब्लू चिप में ही लग रहा है, लेकिन बाकी जो 45 है वो स्मॉल कैप में लग रहा है, और जो मेन रिटर्न है वो ये स्मॉल कैप वाले ही ला रहा है।
बाकी 45%, यानी कि आपका पैसा 45% पैसा रिस्की वे में है, रिस्की इन्वेस्टमेंट में है, क्योंकि स्मॉल कैप हम सबको पता है रिस्की इन्वेस्टमेंट है। तो आपको हमेशा देखना है कि जो फंड आपने चूज़ किया है या फिर जो फंड आप चूज़ करने वाले हैं, क्या उस फंड में फंड मैनेजर ने कोई ऐसा सेक्टर चूज़ किया है जहाँ पे ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, या फिर आपके एग्जिस्टिंग रिस्क एपेटाइट के हिसाब से वो फंड काम कर भी रहा है, या फिर वो फंड अपने मर्जी के माफिक काम कर रहा है। तो ये बात आपको देखना पड़ेगा। एंड आखिर में सबसे जो मेन है वो आता है, सबसे मेन जो आता है वो आता है आपका, जो आखिर का पॉइंट है वो आता है आपका फंड का साइज़। अब ये चीज़ कितने लोग नोटिस करते हैं मुझे नहीं पता, वो लोग देखते हैं ज़्यादातर लोग। मैं भी जब अपना पहला फ़ंड मैंने चूज़ किया था, मैंने फ़ंड साइज़ को देखा भी नहीं था, मैंने बस ये देख लिया था कि फ़ंड मैनेजर अच्छा है, उसे अच्छा एक्सपीरियंस है, इसका होल्डिंग्स बहुत अच्छा है, इसका पास्ट 5 ईयर रिटर्न भी बहुत ही अच्छा। ये सारे पैरामीटर्स देख के मैंने बहुत ही अच्छे से एक म्यूचुअल फ़ंड चूज़ कर लिया। लेकिन बाद में जब मैंने इस चीज़ को गहराई से देखा और मैंने देखा उस फंड का साइज़, मतलब उस फंड का जो रिटर्न है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, एंड मेरा जब एक्सपीरियंस मार्केट के ऊपर बढ़ता गया तो मैंने देखा उस फंड का साइज़ पहले था 7,000 करोड़ रुपए, लेकिन अब उस फंड का साइज़ बढ़ के 13,000 करोड़ बन चुका है। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ ऊपर, यहाँ पे फ्रेश मैं आपको दिखाता हूँ। मान लेते हैं आपके पास 100 रुपये है, पर्सन ए है जिसके पास 100 रुपये है, एंड पर्सन बी है जिसके पास इसका डबल है या फिर ट्रिपल है, 300 रुपीज़ है। अब ये भी स्टॉक मार्केट में है, ये भी स्टॉक मार्केट में है। पर्सन ये क्या करता है, पर्सन ये सोचता है मैं एक काम करता हूँ, मैं एक कंपनी ले लेता हूँ। अब उस कंपनी का वैल्यू है, मान लेते हैं टोटल कंपनी का, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स, ये ए भी एक म्यूचुअल फंड है, मैं इसे म्यूचुअल फंड लिख देता हूँ, बी भी एक म्यूचुअल फंड है। तो इनका जो ये 100 है, ये 100 करोड़ हो सकता है, ये 300 करोड़ हो सकता है, ये 1000 करोड़, ये 3000 करोड़, तो मैं ज़्यादा मान के चलता हूँ। तो स्मॉल कैप कंपनीज हमें ज़्यादातर पता है, जो बहुत ही छोटे स्मॉल कैप होते हैं वो ज़्यादातर आपको 500 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़ या फिर 1000 करोड़ में आपको अच्छे अच्छे स्मॉल कैप कंपनी मिल जाएंगे जिनका ग्रोथ भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड ये सोचता है कि मैं एक ऐसा कंपनी लेता हूँ जिसका मार्केट कैपिटल है 15 रुपये। ओके, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब आपको अगर उस कंपनी को पूरा खरीदना है तो आपको 15 रुपये पे करना पड़ेगा। तो ये सोचता है। अब म्यूचुअल फंड्स के कुछ रूल्स है कि वो म्यूचुअल फंड पर्टिकुलर उस किसी भी कंपनी का 2% या 3% या फिर 5% से ज़्यादा स्टेक नहीं ले सकता। तो उस कंपनी का टोटल वैल्यू है, मान लेते हैं 10 रुपये, वहाँ पे ये कंपनी म्यूचुअल फंड सोचता है टोटल वैल्यू मान लेते हैं 50 रुपये है। ओके, तो एक कंपनी है ABC लिमिटेड, तो ये ABC लिमिटेड का टोटल मार्केट प्राइस है 50 रुपये, एंड म्यूचुअल फंड ये सोचता है कि हम इसका 10% शेयर खरीद लेते हैं, यानी कि 5 रुपये। तो म्यूचुअल फंड ए 5 रुपये यहाँ पे लगा देता है, तो उनका 100 रुपये में 5 रुपये। एंड म्यूचुअल फंड बी भी क्या करता है, वो भी 5 रुपये का शेयर लेता है, वो भी 10% ले रहा है इस कंपनी का। म्यूचुअल फंड ए भी 10% का शेयर ले रहा है इस कंपनी का, म्यूचुअल फंड बी भी 10% का शेयर ले रहा है ABC लिमिटेड का। अब 3 साल बाद ये कंपनी, मान लेते हैं ये कंपनी ग्रो होकर 4 गुना हो जाता है। अब 5 साल बाद ये कंपनी ABC लिमिटेड 4 गुना हो जाता है, यानी कि ये जो 10 रुपये है ये हो जाता है 40 रुपये, ये जो 10 रुपये है ये हो जाता है 40 रुपये। अब फंड का साइज़ नहीं बढ़ता है, मान लेते हैं। तो यहाँ पे 100 पे 100 पे 40, यानी कि 5 साल में उसका रिटर्न सिर्फ एक कंपनी से आ रहा है 40%। ओके, तो 40% इस कंपनी का CAGR 5 साल में, 5 साल बाद कंपनी ने आपको टोटल 40% दिया एक कंपनी पे। अब और भी कंपनीज है, तो मैं एक कंपनी के हिसाब से चलता हूँ। तो एक कंपनी पे ये म्यूचुअल फंड ए ने आपको 40% रिटर्न दे दिया,
लेकिन म्यूचुअल फंड बी क्या करेगा, म्यूचुअल फंड बी का भी 10 रुपये 40 रुपीज़ हो गया, तो 300 पे जब 40 रुपीज़ का एक्स्ट्रा एड ऑन होता है तो इसका परसेंटेज आता है सिर्फ 13% के आसपास। ऐसा क्यों? क्योंकि ये म्यूचुअल फंड बी म्यूचुअल फंड ए से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, तो इसका रिटर्न भी इससे 3 गुना ज़्यादा छोटा होगा, क्योंकि ये कंपनी पे सेम पैसा लगा रहा है, सेम प्रॉफिट कमा रहा है। ये म्यूचुअल फंड भी सेम पैसा लगा रहा है, सेम प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन क्योंकि इसका फंड साइज़ छोटा है तो ओवरऑल पोर्टफोलियो पे इसका रिटर्न एक्स्ट्रा आ रहा है। इसे हम देख रहे हैं 40% का रिटर्न, इसे हम देख रहे हैं 13% का रिटर्न, जबकि दोनों रिटर्न बिल्कुल सेम है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा मेरा कहने का मतलब क्या है। तो अगर आपको आपके म्यूचुअल फंड्स में इसमें से कोई भी एक सिनेरियो दिख रहा है तो आपको थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए, शायद मुझे इस म्यूचुअल फंड से एग्ज़िट कर लेना चाहिए, स्विच कर लेना चाहिए, या फिर मुझे अपने SIP स्टॉप कर देने चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।